दिन साथियों, मैं चंदा आपका स्वागत है A&S GKGS रिसर्च एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो के माध्यम से पता ही होगा कि इस चैनल पर क्लास 8 के NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो है ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन, इसके बारे में जाने थे, जिसमें हम बात करेंगे ये जो चैप्टर है ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन, ये शासन कौन कर रहा है ग्रामीण क्षेत्रों पर, तो इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताए थे, जो ग्रामीण क्षेत्रों यानी क्या, तो जो ग्रामीण क्षेत्र थे उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद उस पर शासन की और विभिन्न युद्धों के माध्यम से उसके क्षेत्र पर शासन करने की कोशिश की थी। तो पहले बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन की। तो वो 1600 ईस्वी में भारत आई थी और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था भारत आने का? सर्वप्रथम तो वो था व्यापार। वो व्यापार करने के लिए भारत आई और भारत की हर एक गतिविधियां को जान ली, समझ ली और उसके बाद अब भारत में ही अपना सत्ता स्थापित करने लगी, यानी अब यहाँ पर अपना व्यापार शुरू करने लगी और भारत के लोगों को अपना गुलाम बनाने लगी थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य था और बारी बारी से विभिन्न जो यूरोप के जो देश थे वो भारत आते थे व्यापार करने के लिए। जिसमें बात करेंगे उसमें सबसे शक्तिशाली जो देश है वो ब्रिटिश है, यानी क्या, तो जिसे हम अंग्रेज कहते हैं और वही 1600 ईस्वी में आई थी और अपना सत्ता स्थापित करके और विभिन्न क्षेत्रों को अपने अधीन करने लगी विभिन्न युद्धों के माध्यम से। तो जैसा कि आपको बता दें, यूरोप से कौन कौन से देश भारत आई थी व्यापार करने के लिए। तो पहले तो आई थी पुर्तगाली, जो 1498 ईस्वी में भारत आई थी व्यापार करने के उद्देश्य से, और वही जो पुर्तगाली था, जो वास्को डी गामा नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने पहले भारत की खोज की, यानी क्या, तो समुद्र मार्ग के रास्ते ये भारत में आए थे। तो इसे हम भारत के खोजकर्ता के नाम से भी जानते हैं, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद 1600 ईस्वी में अंग्रेज आई थी। अंग्रेज का भी मुख्य उद्देश्य क्या था भारत आने का? तो व्यापार, यानी क्या, तो ये जो भारत में जो सामान होता था उसको वो अपने यूरोप ले जाकर दोगुने दामों में बेचते थे। उसके बाद डच आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, विभिन्न कंपनियां वारी वारी से भारत आई और भारत की जो सामान थी, जो भारत की खासियत थी, मसालों में थी, वो सब को अपने देश यानी यूरोप ले जाकर दुगनों दामों में बेचती थी और इन सभी कंपनियां में एक ही चीजों का व्यापार करती थी, इसलिए आपस में बार बार विद्रोह भी होता था। और इन सभी में सबसे शक्तिशाली जो अंग्रेज थी वो अब भारत में ही अपना सत्ता स्थापित करने लगी और वो जो अंग्रेज है वह 1651 ईस्वी में, यानी क्या, तो 1651 ईस्वी में सर्वप्रथम बंगाल में हुगली नदी के तट पर अपना सर्वप्रथम कोठी स्थापित की अंग्रेज। और अब बंगाल के जो लोग थे या बंगाल के आसपास के जो क्षेत्र था उस पर अब धीरे धीरे अंग्रेज के द्वारा कब्जा किया जाने लगा और विभिन्न युद्धों के माध्यम से कब्जा करने लगे। जैसे में बात करेंगे, अंग्रेज के द्वारा सर्वप्रथम पलासी का युद्ध किया गया था, जिसमें उस समय बंगाल के नवाब की बात करेंगे तो वो सिराजुद्दौला थे। तो उसके बाद और भी युद्ध किए, जैसे में 1764 में बक्सर का युद्ध, उसके बाद मराठाओं से युद्ध किया अंग्रेज और सब में धीरे धीरे विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि अंग्रेजी जो शक्तियां थी वो भी मजबूत थी, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, विभिन्न रूपों से वो अंग्रेज की जो कंपनी की जो शक्तियां थी वो मजबूत थी, इसलिए धीरे धीरे सभी क्षेत्रों पर ये कब्जा करने लगी, उसका जमीन हड़पने लगी। उसके बाद एक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, वो अब बंगाल में, झारखंड में और बिहार में दीवान का अधिकार दे दिया, यानी क्या, तो अब राजस्व वसूलने का भी अधिकार दे दिया और इससे भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक होते थे वो मजबूत होने लगे और धीरे धीरे भारत के लोगों को अब अपना गुलाम बनाने लगे। वो जैसे जैसे जिन चीज़ों का कहते थे करने के लिए वैसे वैसे भारतीय लोग करते थे और विभिन्न फसलों को भी अब दुगने दामों में मतलब बेचते थे यूरोप ले जाकर। और
अंग्रेज ने दिमाग लगाया कि अब राजस्व के साथ साथ अब हम भारतीय लोगों से यूरोप के जो जरूरतमंद फसलें थी उनको भी अब जबरन उगवाएंगे और इसे हम यूरोप ले जाकर बेचेंगे ताकि दुगना मुनाफा हो सके, यानी भारत से राजस्व मिले और यूरोप से उन सामानों के बदले पैसे मिले। और कौन कौन से क्षेत्र पर ये अंग्रेज के द्वारा कौन कौन से फसलें उगाए जाते थे ये तो आपको पिछले वीडियो में बताए ही थे, तो इसके बारे में पिछले वीडियो को देखिए जाकर। तो चलिए हम अब जानते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हमें कौन कौन से टॉपिकों के बारे में जानना है इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे नील की खेती के बारे में, यानी क्या है तो अब ये जो अंग्रेज था यानी ब्रिटिश जो आया थे भारत, वो अब भारतीय नील की मांग करने लगी। यानी क्या है तो जो भारत की जो नील थी वो एक पौधे से विशेष प्रक्रियाओं के द्वारा उगाए जाते थे और अब ये नील की मांग यूरोप में अत्यधिक होने लगी। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। और नील को दो प्रकार से उगाए जाते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे, एक निजी खेती के द्वारा और एक रैयत खेती के द्वारा। तो हम इन सभी के बारे में बारी बारी से जानेंगे। उसके बाद जानेंगे नील का उत्पादन किस तरह से होता है, इसके विधि के बारे में जानेंगे। यानी नील एक पौधा है, तो पौधे से तो डायरेक्ट नील नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को करना होता है तब जाकर नील बनता है और विभिन्न क्षेत्रों में आयात किए जाते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे मजदूरों की स्थिति, यानी जो नील बनाने वाले जो मजदूर थी उसकी स्थितियां के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम अंत में जानेंगे नील विद्रोह के बारे में। तो इन सभी के बारे में हम बारी बारी से जानते हैं। तो चलिए हम पहले जानते हैं नील के बारे में, जो नील के स्रोत के बारे में। तो नील जो है एक पौधे से मिलते थे, यानी क्या है तो नील है एक पौधा जो उष्णकटिबंध क्षेत्रों में उगते हैं, यानी क्या है तो उष्णकटिबंध क्षेत्र में। ये उष्णकटिबंध क्षेत्र में नील के पौधे उगाए जाते हैं और उस समय पता नहीं था, ये मतलब नील के पौधे से नीले रंग प्राप्त किए जाते हैं जो विभिन्न चीजों में उपयोग किए जा सकते हैं, जैसे कि कहे तो चित्रकारी में, कपड़े में और भी विभिन्न चीजों में नीले रंग के प्रयोग किए जाते थे। तो सर्वप्रथम बात करेंगे 13वीं सदी में, यानी क्या है तो 13वीं सदी में एक विलियम मॉरिस थे, उनके कारखानों में सर्वप्रथम नीले रंग के कपड़े देखे गए। यानी क्या है तो मॉरिस के द्वारा देखा गया कि ये मॉरिस जो है वह नील के जो पौधे से नीला रंग प्राप्त करके अपने कारखाने में कपड़ों में उपयोग करते थे। तो पहले वहां देखा गया। उसके बाद हम बात करेंगे अब नील उगाने के बारे में, यानी क्या है तो अब धीरे धीरे नील के पौधे का विस्तार हुआ और अब विभिन्न क्षेत्रों के जो कपड़े की बात करेंगे उसमें नीले रंग के वस्त्र अत्यधिक देखने को मिला था, जिसमें हम बात करेंगे इटली में, फ्रांस में और भी विभिन्न क्षेत्रों में अब नीले रंग के वस्त्र की अत्यधिक मात्रा देखने लगी और ये धीरे धीरे यूरोप तक इसका प्रसार होने लगा। यानी अब इसका नीले रंग के वस्त्र का प्रचार होने लगा, तब जाकर अब यूरोप में भी ये नीले रंग के रंग का मांग अत्यधिक होने लगा और वहां पर सही ढंग से नीले रंग नहीं पहुंच पाते थे। इसलिए अब जो यूरोप के जो सैनिक होते थे वो अब भारतीय लोगों से नील की मांग करते थे और जबरदस्ती नील अपने यूरोप ले जाते थे और यूरोप में भी एक नीले और बैंगनी रंग के पौधे दिखे, जिससे नीले रंग का भी रंग प्राप्त कर सकते हैं, बैंगनी रंग के भी रंग को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं, वो पौधे कौन से हैं। तो यूरोप में जो पौधे देखे गए हैं वो शीतकटिबंध क्षेत्र में उगते थे, यानी क्या है तो वो पौधा का नाम हम जानते हैं, वो पौधा है बोल्ट। ये पौधे जो है वह शीतकटिबंध क्षेत्रों में उगते हैं, यानी क्या है तो शीतकटिबंध। शीतकटिबंध क्षेत्र में ये बोल्ट पौधे देखते हैं और ये जो पौधे हैं इससे नीला और बैंगनी रंग दोनों प्राप्त किया जा सकता है।
ये पौधा जो आपको दिख रहा है बोल्ट, इससे नीले रंग भी प्राप्त करते हैं और बैगनी रंग भी प्राप्त करते हैं। और ये जो पौधे हैं ये अब यूरोप में देखने को मिला है। और ये जो नीला और बैगनी रंग के भी यूरोप में वस्तुएं देखने को मिले हैं, यानी वस्त्र देखने को मिले हैं। तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो वहाँ उत्तरी फ्रांस, दक्षिणी, ये उत्तरी फ्रांस हो गया, उसके बाद उत्तरी इटली, इन सभी क्षेत्रों में ये पौधे के जो रंग से जो वस्त्र तैयार किए गए हैं वो देखने को मिलते थे। लेकिन इन दोनों की तुलना में हम बात करेंगे तो भारतीय जो नील थी वो अत्यधिक अच्छी थी, उससे चमकदार रंग आते थे वस्त्रों पर, लेकिन और वो मजबूत भी थी। लेकिन हम इसकी बात करेंगे, यानी बोल्ट पौधे से जो रंग प्राप्त होते हैं और उससे जो वस्त्र बनाए जाते थे वो कम चमकदार होते थे, वो कम मजबूत होते थे। इसलिए यूरोप के जो लोग होते थे वो अत्यधिक भारतीय नील की ही मांग करते थे। तो इसको याद रखेगा। उसके बाद हम जानेंगे ये नील की खेती के बारे में, यानी कहे तो 18वीं सदी में अब यूरोप के जो लोग थे वो अत्यधिक नील की मांग करते थे, यानी 18वीं सदी में नील की मांग करते थे। और जो यूरोप के जो लोग थे अब लोगों से जबरन नील की खेती करवाते थे। और ये दो तरह से करवाते थे, यानी कहे तो वहाँ के जो बागान मालिक के द्वारा एक खेती कराया जाता था और एक किसान के द्वारा कराया जाता था। तो इसके बारे में हम अब जानते हैं। यानी कहे तो दो तरह से जो खेती होता था, एक निज खेती और एक रैयत खेती। तो हम पहले निज खेती के बारे में जानते हैं। तो निज खेती किस तरह से किया जाता था? तो निज खेती में बागान मालिक अपने जमीन में या जमीन किराए पर लेकर या कहे तो ये बटैया पर लेकर ये खेती करते थे। यानी कहे तो बागान मालिक, यानी कहे तो ये यूरोप के जो लोग जिस पर ये सौंपते थे, जो जिसके पास अत्यधिक जमीन होती थी, उनको ये काम सौंपता था और ये काम बागान मालिक करते थे। ये अपने जमीन पर या कहे तो अगर उनके पास अपना जमीन नहीं है तो ये भाड़े पर जमीन लेकर करेंगे या कहे तो बटैया पर लेकर करेंगे, लेकिन ये भारतीय नील को उगाएंगे और इसे यूरोप में मतलब ले जाया जाता था। तो इसको याद रखेगा। इसलिए स्थानीय लोगों से ये बागान मालिक को आपसी मतभेद भी होता था, यानी कहे तो लड़ाई भी होता था, क्योंकि ये उस समय ग्रामीण क्षेत्र था, यानी नील की खेती ग्रामीण क्षेत्र में उगते थे। और नील की एक मतलब खासियत थी, या कहे तो एक जो नील की उपजाऊ की बात करेंगे, यानी जिस जमीन पर खाद्यान्न अत्यधिक मात्रा में उगती थी वही जमीन पर नील उगेंगे, और नहीं तो जो जमीन खाली यानी कहे तो परती पड़ा हुआ है उस पर नील की खेती नहीं होती थी। तो इसको याद रखेगा। इसलिए लोगों से यहाँ पर मतभेद भी होता था और लोगों की बस्तियां को उजाड़ कर वहाँ पर नील की खेती जबरन किया जाता था। तो इसको याद रखेगा। और इससे विभिन्न समस्याएं भी उत्पन्न हुई थी, यानी नीच खेती के कारण लोगों की बस्तियां हटने लगी थी और उस बस्तियां में अब नील की खेती किया जाता था। और जिस जमीन पर नील की खेती हो जाती थी वो जमीन बंजर हो जाती थी, वहां पर फिर दूसरा फसल नहीं उग पाते थे अच्छे तरह से। तो इसलिए किसान जो थे वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे। तो इसको याद रखेगा। उसके बाद हम जानते हैं रैयत खेती के बारे में। ये रैयत खेती क्या होता है? तो पहले हम रैयत शब्द के बारे में जानते हैं, ये शब्द क्या होता है। तो रैयत शब्द का अर्थ की बात करेंगे तो वो होता है किसान, यानी क्या तो किसान। अब किसान की बात करेंगे, यानी क्या है तो किसान के द्वारा अब नील की खेती किया जाता था, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो बागान मालिक जो होते थे और किसान दोनों में अब अनुवाद होता था, यानी क्या तो सट्टा होता था, जिसे हम कहेंगे समझौता के नाम से भी जानते हैं। और एक समझौते पर ये बागान मालिक जो थे वो साइन करवा लेते थे, और जिसके तहत बात करेंगे तो अगर किसान के पास
जमीन है उसके 25% भाग में वो नील की खेती करेंगे। यानी क्या है, तो 25% भाग में एक समझौता होता था जिस पर ये बागान मालिक के द्वारा जो थे वो साइन करवा लेते थे किसान से, और जबरदस्ती उनका जो जितना जमीन पर वो खेती करेंगे उसके 25% हिस्सा पर वो नील की खेती करेंगे। तो इसके लिए विद्रोह भी हुआ था। तो हम नील विद्रोह के बारे में हम आगे जानेंगे, तो इसको याद रखेगा। तो किसान को इससे बहुत कठिनाइयाँ होती थी, जिससे उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। वहाँ की ज़मीन जो थी वो वर्षों वर्षों तक वहाँ पर अच्छी तरह से फसल का उपजाऊ नहीं होता था, और जो नील जो था वो खाद्यान्न, यानी क्या, तो जिस पर पहले से खाद्यान्न वाली जो फसलें उगाई जाती थी उसी पर हो सकता था, और जो मतलब खाली पड़ा हुआ ज़मीन थी उस पर नहीं हो पाती थी। इसलिए किसान की आय में कमी होने लगी। वो राजस्व सही ढंग से ये जो ब्रिटिश के जो सैनिक थे उनको नहीं दे पाते थे, जिससे किसान की घटा होती थी। जिसमें हम बात करेंगे, जो ब्रिटिश के जो सैनिक होते थे वो किसान के ज़मीन को जबरन रख लेते थे, यानी क्या, तो नीलाम कर लेते थे, क्योंकि वो राजस्व सही ढंग से नहीं देते थे। इसलिए तो ये दो विधि के द्वारा नील के पौधे उगाए जाते थे, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम नील के उत्पादन की बात करेंगे, यानी वो तो खेत में रैयत और निजी विधि के द्वारा नील के पौधे उगाए जाते थे। अब हम नील की बात करेंगे, ये किस तरह से बनाए जाते थे और इसके आयात बाजार में होते थे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो इसके हम विधि की बात करेंगे। पहले जो पौधा होता है, यानी नील का जो पौधा होता है उसमें तो पत्तियां भी होती है। तो पहले पत्तियां को तोड़ा जाता है, यानी नील के बागान से पौधे को काट कर लाया जाता है। उसके बाद उसकी पत्तियां को तोड़ा जाता है। उसके बाद उसे पानी में डुबाया जाता है, यानी क्या, तो जो पानी होती है यानी ठंडे पानी, उसमें डुबाया जाता था। उसके बाद उसे मतलब हिलाया या क्या, तो चलाया जाता था। उसके बाद उससे हरा पानी बनता था, यानी जब उस पत्ते को पानी में रखकर हिलाया जाता था उससे हरा पानी बनती थी। और हरा पानी जो था उसमें कुछ जो मतलब मात्रा थी, यानी नील के पौधे की जो रस की मात्रा थी वो नीचे बैठती थी, यानी क्या, तो नील नीचे बैठ जाती थी। उसके बाद फिर गांठ बन जाती थी, और फिर उसे उबाला जाता था और सुखाया जाता था, जिससे नील तैयार होती थी। तो इसको याद रखिएगा। और जो नील जब तैयार हो जाती थी तब इसे आयात किया जाता था, यानी क्या, तो विभिन्न क्षेत्रों में नील का आयात होता था। जैसे में हम बात करेंगे क्षेत्रों, यानी क्या, तो कपड़े को रंगने के लिए इसे यूरोप भेजा जाता था। यानी उस समय ब्रिटिश का शासन होता था, तो वो जैसा कहते थे वैसा जो भारतीय लोग होते थे वो करते थे, भारतीय किसान करते थे, और इसे सीधे यूरोप भेजा जाता था। और नील के पौधे उगाने के लिए किसानों को एक कर्ज भी दिया जाता था, यानी क्या, तो कम ब्याज पर कर्ज भी दिया जाता था और इसे चुकाना भी पड़ता था। इसलिए अब इन सभी किसानों में विद्रोह होता था, क्योंकि फसल तो होती ही नहीं थी और ऊपर से ये ब्याज भी देता था। और नील की हम बात करेंगे बीज की, तो वो बागान मालिकों के द्वारा किसान को दिया जाता था, और किसान उसकी मिट्टी को तैयार करके और उस पौधे की देख रेख करके और किस विधि के द्वारा बनाया जाता था वो सब करके अंग्रेज को सौंपता था, और उसे वो डायरेक्ट यूरोप भेजते थे। तो उसके बाद हम मजदूर की स्थिति की बात करेंगे, यानी क्या, तो ये जो इतना प्रक्रियाओं के द्वारा नील बनाया जाता था, तो उसमें जो मजदूर की स्थिति की बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। तो उस समय जो नील का जो पानी होता था उसमें मजदूरों को 8 घंटे लगातार मतलब उसमें खड़ा रहना पड़ता था, यानी क्या, तो 8 घंटे किसान जो मजदूर होते थे जो नील बनाते थे उनको खड़ा रहना पड़ता था, यानी क्या, तो हिलाने के लिए, चलाने के लिए, ताकि नील बन सके। इसलिए इससे किसान ये मजदूरों को बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ता था, और इन सभी जो नील बनाते थे उनको
पैसे की बात करेंगे तो वो अंग्रेज अपने हिसाब से देते थे, इसलिए मजदूरों को भी बहुत ही कठिनाइयाँ झेलना पड़ता था। इसलिए किसान और मजदूर सब मिलकर विद्रोह किए थे। तो अब हम नील विद्रोह के बारे में जानते हैं। तो हम नील विद्रोह के वर्ष की बात करेंगे। तो मार्च 1859 ईस्वी में 1859 ईस्वी में नील विद्रोह हुआ था। तो नील विद्रोह कौन किए थे इसके बारे में जानते हैं। तो रैयतों के द्वारा, उसके बाद मजदूरों के द्वारा, जो ब्रिटिश के जो सैनिक होते थे, जो नील के उगाने के लिए जो कहते थे, इन सभी में अब युद्ध होने लगा, यानी कहते तो विद्रोह होने लगा। और जो किसान होते थे उनके पास विभिन्न अस्त्र शस्त्र होते थे और जो अंग्रेज होते थे उनके पास भी होते थे। तो जिसमें हम बात करेंगे किसानों के पास, तो हल होता था, फाल होता था, भाले होता था, यानी इन सभी चीजों से अब अंग्रेज से ये जो किसान होते थे, जो मजदूर होते थे, ये युद्ध करते थे। और इसमें महिलाएं भी युद्ध करती थी ताकि नील का खेती करना न पड़े, जिससे हमारी जो जमीन की उर्वरकता बढ़े और वहाँ पर अच्छी तरह से मतलब खेती कर सके, जिससे उसका सही ढंग से जीवन यापन हो सके। इसलिए अब जो भारतीय जो लोग होते थे वो नील की खेती करने से इनकार कर दिए थे। जो मजदूर थे वो नील बनाने से इनकार कर दिए थे, क्योंकि उनको अच्छे तरह से पैसा भी नहीं मिलता था और उनका जमीन भी बंजर हो जाती थी। इन सभी को लेकर ये विद्रोह हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे ये विद्रोह बिहार में भी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो इसके बारे में हम जानते हैं। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे, यानी कहते 1915 ईस्वी में आए थे, तो एक बिहार के किसान नेता थे राजकुमार शुक्ला, यानी कहते हो राजकुमार शुक्ला। ये महात्मा गांधी को सर्वप्रथम ये अंग्रेज की दुर्दशा को दिखाने के लिए ये पश्चिम चंपारण आमंत्रित किए थे, यानी क्या तो न्योता दिए थे। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद वहां पर गए और वहां की गतिविधियां को देखे। उसके बाद जो अंग्रेज जो मतलब नील की खेती करवाते थे उनके विरुद्ध अब महात्मा गांधी एक सत्याग्रह चालू किए थे। तो इसके बारे में जानते हैं। वो सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। जो 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो आज के टॉपिक में हमें इतना ही जानना था। तो हम जानते हैं इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो जो याद रखने योग्य है। तो जैसा कि आपको बताए थे, सर्वप्रथम कंपनी को दीवान मिली थी, तो वो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मिली थी। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ये आपसे पूछा जाए किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में। उसके बाद बात करेंगे, इससे दीवान जब मिल गई थी तो अब अंग्रेज की मतलब सत्ता मजबूत होने लगी थी। उसकी मतलब राजनीतिक रूप से मजबूत हो गई थी, सामाजिक रूप से मजबूत हो गई थी। उसके बाद अब अंग्रेज के द्वारा अब किसानों से कर लिए जाते थे, यानी राजस्व के प्रक्रियाओं को बदल दिए थे, यानी राजस्व वसूलने की प्रक्रियाओं को, जिसमें हम बात करेंगे अस्थाई बंदोबस्त की, यानी क्या तो अस्थाई बंदोबस्त। तो वो 1793 ईस्वी में मतलब अस्थाई बंदोबस्त अंग्रेज के द्वारा चलाया गया था। इसका भी मुख्य उद्देश्य क्या था, तो राजस्व वसूलना। उसके बाद हम महालवारी व्यवस्था की बात करेंगे, यानी क्या तो महालवारी। तो ये 1822 ईस्वी में शुरू किया गया था। और इन सभी का उद्देश्य क्या था, तो सिर्फ कर वसूलना। तो
तो इसको याद रखिएगा। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।